नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं विकास वर्सेस बायस। बिहार चुनाव को लेकर के सबने अपना अपना एनालिसिस किया होगा और उसमें प्रशांत किशोर का भी अपने तरीके से जरूर जिक्र किया होगा। लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर के जिक्र से पहले एक सच को देखिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ताजा रिपोर्ट देखने के बाद में प्रशांत किशोर की हार पर बहस करना भी छोटा लगने लगेगा, क्योंकि इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि आज बिहार की राजनीति किस मिट्टी से बन रही है और किस मिट्टी से नहीं। 243 जीतने वाले विधायकों में से 218 करोड़पति है, यानी पूरे सदन का 90% धन बल पर टिका है। औसत संपत्ति एक विधायक की 9 करोड़ से ऊपर है और 55 ऐसे विधायक हैं जिनके पास में 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। और पूरे बिहार में सिर्फ 4 ही ऐसे विधायक हैं जो 20 लाख से कम संपत्ति के साथ जीत करके आए हैं। गरीब, साधारण, संघर्षशील उम्मीदवार लगभग गायब हो चुके हैं। इन सब के अलावा अब दागियों का प्रोफाइल देखिए। 243 में से 130 विजेताओं पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, 102 पर गंभीर केस दर्ज हैं, 6 पर हत्या, 19 पर हत्या की कोशिश, 9 पर महिला विरोधी अपराध के मामले दर्ज हैं। ये वही जनता है जो मंच पर साफ राजनीति की बातें करती है, लेकिन वोटिंग मशीन पर अब भी उसी पुरानी राजनीति, दबदबे और नेटवर्क में अटक जाती है। और यही मुख्य सवाल जन्म लेता है कि जब राजनीति का मैदान करोड़ों की ताकत, आपराधिक पृष्ठभूमि और मजबूत जातीय जड़ों पर खड़ा हो, तो क्या एक ऐसा नेता जो सिर्फ विकास, विचार और डेटा के दम पर आया हो, क्या इस राजनीतिक जमीन पर टिक पाएगा? क्या प्रशांत किशोर की करारी हार सिर्फ एक चुनावी नतीजा है या भारत के इस लोकतंत्र का वो सबक है जो हर बुद्धिजीवी, हर युवा और हर राजनीतिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति को समझ लेना चाहिए? क्या पैसा, पढ़ाई, रणनीति, डेटा और महत्वाकांक्षा, युवाओं का नेटवर्क किसी को भी सच्चा बना सकता है, या फिर जनता सिर्फ उसी के पीछे खड़े होती है जिसकी बातों में सच्चाई हो, जिस पर भरोसा हो और जिसके संघर्ष को उन्होंने खुद महसूस किया हो? आज की इस गहरी पड़ताल में हम उन सारे सवालों का जवाब ढूंढने जा रहे हैं जो शायद देश में किसी ने इतनी गहराई से पूछे हो। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव, जन स्वराज पार्टी 238 सीटों पर उम्मीदवार, कुल वोट शेयर 3.4% यानी लगभग 12 लाख वोट और परिणाम 0। यह सिर्फ हार नहीं थी, यह वह क्षण था जहां प्रशांत किशोर का वर्षों का आत्मविश्वास और यह मान्यता कि मैंने देश की सबसे बड़ी पार्टियों को चुनाव जीता है तो मैं खुद भी तो चुनाव जीत सकता हूं, वो सारा कॉन्फिडेंस जमीन पर आकर गिरा। लोकतंत्र कागजों, रणनीतियों या एक्सेल सीट पर नहीं चल सकता, यह जनता की नब्ज पर चलता है। नो डाउट प्रशांत किशोर एक इंटेलिजेंट लीडर है, लेकिन इंटेलिजेंट लोगों के साथ में समस्या यही है कि उन्हें लगता है कि देश में सारी चीजें मेरे अकॉर्डिंग ही चलनी चाहिए। मैं देश में क्रांति लाने की क्षमता रखता हूं। जब मैं इतने सारे नेताओं को चुनाव जिता सकता हूं तो मैं खुद चुनाव लड़कर क्यों नहीं जीत सकता? प्रशांत किशोर ने भी यही सोचा होगा और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। दूसरों के लिए रणनीति बनाना आसान है, लेकिन खुद जनता के बीच में जाकर के जनता को भरोसा दिलाना उतना ही मुश्किल है। जब प्रशांत किशोर को उनकी आइडियोलॉजी के बारे में पूछा जाता है तो पीके कहते हैं हम गांधी और अंबेडकर के विचारों पर चलने वाले हैं। लेकिन पीके शायद ये भूल जाते हैं कि गांधी जी ने आजादी सिर्फ भाषणों से नहीं जीती। 21 से ज्यादा राष्ट्रीय आंदोलन, 200 से ज्यादा सत्याग्रह, 2500 से ज्यादा दिन जेल में और हजारों किलोमीटर की पदयात्राएं, नमक सत्याग्रह ने ब्रिटिश सत्ता की नींव को हिला डाला था। डॉक्टर अंबेडकर सीधे संविधान लिखने नहीं गए थे, उन्होंने महाड़ सत्याग्रह, पूना पैक्ट, 1930 में 10,000 से ज्यादा दलितों का नेतृत्व किया, चौधार तालाब का पानी छीनकर नहीं, संघर्ष करके हासिल किया। गांधी और अंबेडकर बुद्धिजीवी जरूर थे, लेकिन वो जनता के बीच में जलते हुए आंदोलन से निकल रहे थे। प्रशांत किशोर की राजनीति में गांधी और अंबेडकर के संघर्ष की वे आग नहीं, सिर्फ विचारों की चमक नजर आ रही थी। राजनीति के गलियारों में इस बात पर भी खूब बहस चल रही है कि केजरीवाल सफल हुए तो प्रशांत किशोर क्यों असफल हुए। लेकिन हम सबको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 2011 में अन्ना के आंदोलन में जो प्रोटेस्ट हुआ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन हुआ, वो सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, वो जनता का विस्फोट था। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, चंडीगढ़, हर छोटे जिले से लेकर के बड़े शहरों में 12 लाख लोग, आरटीआई के कार्यकर्ता और छात्रों की लंबी लाइनें। भ्रष्टाचार से तंग आम आदमी की चीखें थी। केजरीवाल बिजली के खंभों पर चढ़ जाते थे, बिल फाड़ दिया करते थे, धरने पर बैठ जाया करते थे और हर कदम जनता की लड़ाई लगता था। और एक बात, केजरीवाल के पास उस वक्त सिर्फ नेताओं की टीम नहीं थी, बल्कि क्रांतिकारियों की फौज हुआ करती थी। ऐसी फौज जिसमें दिमाग भी था, जुनून भी था, युवा आक्रोश भी था। प्रशांत भूषण थे जिनकी एक याचिका से कोयला घोटाला हिल जाता था और 2G पर पूरी संसद में दहशत
मच जाती थी। योगेंद्र यादव जो बूथ बूथ पर आंकड़ों से लेकर के जातीय समीकरण तक हर नब्ज पकड़ लेते थे। कुमार विश्वास जिनके जंतर मंतर और रामलीला मैदान में भाषणों ने युवाओं में ऐसी आग भरी कि भीड़ रातों रात हजारों से लाखों की संख्या में बन गई। मनीष सिसोदिया जो आरटीआई आंदोलन की फाइलें उठाते थे तो पूरे धरने की रणनीति भी तैयार करके रख देते थे। और सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिला नेतृत्व भी उतनी ही ताकत से खड़ा नजर आता था। साजिया इल्मी, अलका लांबा जैसी आवाजें जो टीवी पर बैठ करके बहस करती थी तो अकेले पूरी व्यवस्था पर भारी पड़ जाया करती थी। इन सब ने मिलकर एक ऐसा युवा अग्रेशन तैयार किया था जिसमें जोश था, जज्बा था, बुद्धि थी, जमीन से जुड़ाव भी था और सबसे बड़ी बात एक सामूहिक ऊर्जा, एक लड़ाई की ऊर्जा थी। इसी वजह से उस दौर में केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बन चुके थे, एक आंदोलन, एक मॉडल बन चुके थे। और अब एक और बड़ा सवाल, क्या पढ़ा लिखा होना ही एक अच्छे नेता होने की गारंटी है? तो भारत का इतिहास इसका जवाब नहीं में देता है। भारत के कई सफल लोकप्रिय नेता कम पढ़े लिखे रहे लेकिन अपनी अलग छाप छोड़ी। कर्पूरी ठाकुर 9th क्लास में स्कूल छोड़ दिया लेकिन ओबीसी की क्रांति के जनक बने। देवीलाल जी सिर्फ 5th पास थे लेकिन देश के उप प्रधानमंत्री बने। शिबू सोरेन 6th 7th तक पढ़ाई की लेकिन पूरा झारखंड उनके संघर्ष से बना। मुलायम सिंह यादव सीमित शिक्षा थी लेकिन यूपी की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे बने। करुणानिधि उच्च शिक्षा नहीं ली लेकिन फिर भी 5 बार मुख्यमंत्री रहे। लालू प्रसाद यादव साधारण शिक्षा थी लेकिन बिहार की राजनीति आज भी 2 दशकों से उनके इर्द गिर्द घूम रही है। भारत में नेता डिग्री से नहीं, जनता के भरोसे और संघर्ष से बनते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं हो सकता कि उसके पास ईमानदारी की गारंटी है। इस भारत में लाखों आईएएस आईपीएस हाईली एजुकेटेड है, इंटेलेक्चुअल है, लेकिन सीवीसी और एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 4 सालों में 42% करप्शन के केसेस इन्हीं अफसरों पर चले हैं। ऐसे में पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाता कि कोई ईमानदार ही होगा। अब प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लेकिन प्रशांत किशोर ये जानते हैं कि जो रिजल्ट आए हैं वो डिफेंड करने लायक है नहीं। अगर 7-8% वोट शेयर भी होता तो प्रशांत किशोर उत्साहित होते और बढ़िया तरीके से मीडिया के जवाब देते, लेकिन जो प्रशांत किशोर अगले ही दिन उठ करके फिर से रीस्टार्ट करने की बात कर रहे थे वो आज पब्लिक के सामने भी नहीं आ पा रहे। संभव है कि भारी डाटा एनालिटिक्स में लगे हुए हों, सैकड़ों बूथों का मूल्यांकन कर रहे हों, कई जिलों में विफलता का विश्लेषण कर रहे हों और जब पूरा निर्माण हो जाएगा तभी वो कैमरे के सामने आएंगे। और नहीं आने का एक रीजन ये भी है कि जोश जोश में कुछ ऐसी बातें लिखकर भी दी है जो निश्चित रूप से गलत साबित हुई और अब उनको देख करके उनका मनोबल और कॉन्फिडेंस बहुत डाउन जा रहा होगा। प्रशांत किशोर के कुछ इंटरव्यू में इस बात का जिक्र भी था कि भारत में एक पैरेलल पॉलिटिकल सिस्टम बनाना चाहता हूं जो डेटाबेस टेक्नोक्रेटिक मॉडल हो, जो अलग अलग देशों के विभागों के सफल मॉडल को स्टडी करके लाए और भारत में लागू किया जाए। यही बात राजनीतिक दलों ने नहीं मानी तो प्रशांत किशोर ने राजनीति में आने का निर्णय लिया होगा। लेकिन इस देश की राजनीति जन आंदोलनों से बनती है, एक्सेल सीट से नहीं बनती। खैर, छोटी शुरुआत अंत नहीं होती। आम आदमी पार्टी, टीएमसी, टीआरएस, बीजेपी सब ने ऐसा ही परफॉर्म किया था शुरू में। पीके की 0 सीट एक हार नहीं, एक सबक है। राजनीति में दिमाग नहीं दिल चलता है, रणनीति नहीं संघर्ष दिलाता है, पैसा नहीं भरोसा दिलाता है। और सच्चाई की ज्वाला जब दिल में भड़कती है तो जनता सड़क से उठाकर उसे सिंहासन पर बिठा देती है। तो यह था सारा एनालिसिस बिहार चुनाव, प्रशांत किशोर वर्सेस केजरीवाल का। आप देख रहे थे विकास वर्सेस बायस। ये एक अलग एपिसोड था जो जनता की बायसनेस को दिखाता है कि कैसे जो विकल्प की बात करती है, स्वच्छ राजनीति की बात करती है, लेकिन इस देश में आज भी धन बल, क्रिमिनल और करप्ट लोग देश में शासन कर रहे हैं और जो वाकई एक सुधार की, एक बदलाव की, एक रिफॉर्म की बात करते हैं उन पर जनता विश्वास नहीं करती। धन्यवाद।